हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, नाइट्रो एरेंज। यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, उन्हीं को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द एरोमेटिक सबस्ट्रेट। नाइट्रो एरेंज क्या होते हैं? जब भी नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एरोमेटिक सबस्ट्रेट पर क्या होता है? अटैच्ड होता है। ओके, यहाँ पर है आर है, ये एरोमेटिक सबस्ट्रेट पर जब अटैच्ड होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नाइट्रो एरेंज बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रो एरीन्स होते हैं वो नाइट्रेशन रिएक्शन से बनती है। अब नाइट्रेशन रिएक्शंस होती क्या है? जब भी हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग पर से एक हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, किससे? नाइट्रो ग्रुप से। मतलब अगर एक हाइड्रोजन एटम को नाइट्रो ग्रुप द्वारा सब्सटीट्यूट कर दिया जाए या प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब नाइट्रेशन रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो हमें कितने तरीके के दिखाई देते हैं। तो हमारे पास में टाइप ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, तो दो तरीके के हमें यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। एक होता है हमारे पास में मोनोसाइक्लिक, एक हमारे पास में क्या होता है? मोनोसाइक्लिक, ये एम है बेटा, है ना। मोनोसाइक्लिक, ये जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे पास में क्या होते हैं? नाइट्रो एरेंज, इसमें एक ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसमें एक ही आपको क्या मिलेगी? बेंजीन रिंग मिलेगी और उसके ऊपर कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप हमारे पास में क्या है? अटैच्ड है। इसे हम बोलेंगे सिंपल नाइट्रो बेंजीन। सिमिलरली वे में अगर मान लीजिए मेरे पास में एक बेंजीन रिंग हो, उसके साथ में एक CH3 ग्रुप अटैच्ड हो और एक नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हो, तो यहाँ पर देखो 1-2 पोजिशन पर अटैच्ड है तो हम इसे बोलेंगे ऑर्थो, क्योंकि हम 1-2 पोजिशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, टोलुइन बोल देंगे, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है बेंजीन के साथ में मिथाइल ग्रुप, इसे हम बोलते हैं टोलुइन। इसका कॉमन नेम टोलुइन होता है। सिमिलरली वे में अब अगर मेरे पास में एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो और एक नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हो तो इसे 1-2-3 पोजीशन बोलते हैं, और 1-3 पोजीशन हमारे पास में होती है मेटा पोजीशन, और इसे हम बोलते हैं मेटा नाइट्रो टोलुइन। सिमिलरली वे में अगर दोनों पैरा पर हो जाए तो ये CH3 ग्रुप है, ये हमारे पास में NO2 है, इसे हम पैरा नाइट्रो टोलुइन कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो हमारे पास में एक और मॉलिक्यूल दे रखा है हम लोगों को, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल आपने देखा है, एक बेंजीन रिंग ही है यहाँ पर और इस पर 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। देखो 1, 2 और 3, है ना। 1, 2 और 3 अगर मैं इस पर नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 3 नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए ट्राई नाइट्रो बेंजीन इसका नाम हम देंगे। सिमिलरली वे में एक ग्रुप और हम लोगों को, एक मॉलिक्यूल हमें और दे रखा है, जैसे कि हमने बेंजीन रिंग ले रखा है, एक मिथाइल ग्रुप है और 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रो ग्रुप अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर देती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप को हटाने के बाद में जो ये मॉइटी बचती है ये वाली, ये हमारे पास में क्या है? टोलुइन है। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास में नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अराइलेटेड नाइट्रो एल्केन, अराइलेटेड नाइट्रो एल्केन्स। अब अराइलेटेड नाइट्रो एल्केन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? तो देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग होगी हमारे पास में, उसके ऊपर एक कार्बन अटैच्ड होगा एंड देन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा। मतलब नाइट्रो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच ना होकर क्या होगा? एक कार्बन सीरीज से अटैच्ड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, देखो CH2 है, फिर नाइट्रो ग्रुप है और उसके CH2 के पास में क्या है? बेंजीन रिंग है। इसको भी देखो यहाँ पर कि एक बेंजीन रिंग है, फिर उसके बाद में एक एल्काइल चेन है या कार्बन चेन है और उसके बाद नाइट्रो ग्रुप हमने यहाँ पर अटैच्ड किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर देखो अगर मैं इनको नाम देती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर जब भी कोई कार्बन चेन के साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, और कोई बेंजीन एरोमेटिक सबस्ट्रेट अटैच्ड हो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है, किसकी? प्रतिस्थापी की तरह कार्य करता है। अब प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा या सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा तो हम इसको बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलेंगे? फिनाइल। तो अब हम इसको नाम क्या दे देंगे? फिनाइल नाइट्रो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फिनाइल नाइट्रो मीथेन। सिमिलरली वे में इसको देखो, इसको अगर मुझे नॉमेनक्लेट करना है तो जो फंक्शनल ग्रुप है जहां पर भी अटैच्ड है वहां पे हम कार्बन को 1 नंबर देंगे, उसके पास वाले को 2 नंबर देंगे। अब देखो 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलेंगे फिनाइल, तो इसे हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल नाइट्रो इथेन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, दैट्स वाई 2
फिनाइल नाइट्रो इथेन। ओके बच्चे, ये हमारे पास में मॉलिक्यूल हो गया है। तो ये हमारे पास में हमने कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़े, हमारे पास में किस तरीके से मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं नाइट्रो के, एरोमेटिक सबस्ट्रेट के नाइट्रो कंपाउंड कैसे देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है कि जब भी हम किसी सब्सटीट्यूएंट या किसी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी आना चाहिए कि क्या हम उसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं क्या। तो हम यहाँ पर देखो नाइट्रोबेंजीन का जब भी बनाते हैं हम लोग तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक हमें चाहिए होता है, देखो यहाँ पर हमें चाहिए रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमें यहाँ पर बेंजीन चाहिए क्योंकि हमें बेंजीन से ही बनाना है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट मुझे चाहिए। उसके बाद में रिएजेंट, अब रिएजेंट यहाँ पर हमें नाइट्रेटिंग रिएजेंट चाहिए होता है, पर नाइट्रेटिंग रिएजेंट हमारे पास में कई तरीके के देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास में देखो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, है ना, ये हमारे पास में एक नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास में होता है फ्यूमिंग HNO3। अब फ्यूमिंग HNO3 कैसे बनता है, HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं। नाइट्रो डाइऑक्साइड हम वहां पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर मैं नाइट्रो डाइऑक्साइड उसमें ऐड कर दूं तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास में एक नाइट्रेटिंग एजेंट हो जाता है। उसके बाद में एक और नाइट्रेटिंग एजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, एसिटाइल नाइट्रेट। ये भी हमारे पास में एक तरीके का क्या होता है नाइट्रेटिंग एजेंट ही होता है। उसके बाद कई बार हम लोग जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ना, उसमें अपन एक हम देख लेते हैं, ये जैसे फोर्थ हमारे पास में है, फोर्थ हम एक और देख लेते हैं। जो नाइट्रेटिंग एजेंट होता है उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, राइट। कभी कभी हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह है ना ग्लेशिटिक एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, पर उसकी जगह या तो हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड यूज कर लेंगे एसिड की जगह पे, या फिर हम इसी के साथ में ग्लेशियल एसिटिक एसिड की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी यूज करते हैं, BF3। दिस इज कॉल्ड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, BF3। ये भी हम इनको भी यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ या इन एब्सेंस ऑफ H2SO4। ये जो H2SO4 हम यूज करते हैं उसकी जगह हम इनको भी यूज कर सकते हैं। BF3 देखो, ये तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो एसिड होता ही है हमारे पास में, और BF3 जो होता है ये है ना, इसको हम यहाँ पे मैं अलग से लिखती हूँ आपके लिए। ये जो BF3 होता है, BF3 ये हमारे पास में लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, लुईस एसिड। इसे हिंदी और इंग्लिश में लुईस एसिड ही कहते हैं। और लुईस एसिड्स होते क्या हैं आपके पास, जिनमें एम्प्टी है ना, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होते हैं। और एसिड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्प्टी p ऑर्बिटल्स या रिक्त p कक्षक इसमें उपस्थित होते हैं। हमारे पास में क्या उपस्थित होता है, रिक्त p कक्षक उपस्थित होता है। और इस रिक्त p कक्षक की वजह से ये क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इसकी एक्सेप्टेशन की वजह से, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये लुईस एसिड होते हैं, तो एसिड की तरह तो बिहेव कर ही रही है, इसलिए हम ट्राइफ्लोराइड क्या ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट्स की, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में क्या होगा, जब भी हमारे पास में एक और चीज याद रखिएगा कि जब भी हम नाइट्रेटिंग रिएजेंट पढ़ते हैं या नाइट्रेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, है ना, तो हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, सम फैक्टर्स दैट affect the feasibility, है ना, feasibility of the reaction। जो रिएक्शन होती है उसकी फीजिबिलिटी का मतलब होता है होने की ना प्रोबेबिलिटी कि कैसे होगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस पर वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें से पहले फैक्टर की हम बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर जो होता है हमारे पास में, दैट इज
कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन होगी उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास में क्या होगा कि नेचर ऑफ द कंपाउंड विच इज टू बी नाइट्रेटेड। नेचर ऑफ द, इसको लिख लेते हैं हम लोग, नेचर ऑफ द कंपाउंड which is to be nitrated। जिसको भी मुझे नाइट्रेटेड करना है या जिस पर भी मुझे नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। सो फर्स्ट देखो, हम लोग जब भी नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे को ध्यान क्या रखना है कि पहला हमारा जो नाइट्रेटिंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए। सो जनरली हम नाइट्रेटिंग ग्रुप में क्या ले रहे हैं, हमारे पास में जो कंपाउंड हमें लेना है वो क्या लेना है, हमें बेंजीन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा जो सिंपल बेंजीन होती है ना, सिंपल बेंजीन मतलब जिसके ऊपर कोई ग्रुप अटैच नहीं होता है ना, तो सिंपल बेंजीन आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, ये कम अभिक्रियाशील होती है। कैसी होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। बट हाँ, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, हमारे पास में कोई ऐसे ग्रुप अटैच्ड हो जाए तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इफ बेंजीन रिंग consist इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, है ना। कैसे ग्रुप्स अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हो, सच एज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला OH है ग्रुप कोई अटैच्ड है मेरे पास में, CH3 कोई ग्रुप अटैच्ड है मेरे पास में, है ना, और NH2 ग्रुप कोई मेरे पास में अटैच्ड है इसके ऊपर, या फिर मेरे पास में मान लीजिए कि और भी ऐसे ग्रुप जो है ना, जैसे क्लोरीन है, ये दोनों तरीके का वर्क करता है, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं, और ऑक्सीजन है उसके पास में भी देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि इफ बेंजीन रिंग कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ऐसे ग्रुप इसके ऊपर कंसिस्ट हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो बेंजीन रिंग की तरफ, तो ये क्या करते हैं, देन द reactivity of benzene ring increases। ओके, ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, इजीली पॉसिबल हो जाएगी। ओके, एक और चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि जब भी ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, है ना, इफ OH CH3 NH2 and है ना NH2 ग्रुप है ना, ये ग्रुप है ना, इफ OH CH3 NH2 ग्रुप्स are present, then they increase the electron density on ortho para position of the benzene ring। okay, benzene ring, है ना। ये क्या करते हैं, अगर ये ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर अटैच्ड होंगे तो ये क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, है ना। एंड द अपकमिंग ग्रुप, जो भी अपकमिंग ग्रुप होगा क्या हो जाएगा, अपकमिंग ग्रुप is attached on ortho and पैरा पोजिशन। ओके, पैरा पोजिशन, तो आने वाला जो भी ग्रुप होगा वो कहाँ अटैच्ड हो जाएगा, या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखो ऐसे समझते हैं, इसको हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। देखो कि हमारे पास में बेंजीन रिंग है, मान लीजिए ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है, इस पर मान लीजिए मेरे पास में OH ग्रुप अटैच्ड है ना। तो हमें पता है कि OH पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, सॉरी, है ना, इसको हम ऐसे बनाते हैं,
1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है कि मैंने यहाँ से देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएंगे, तो हमारे पास में ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन उठ के क्या करेंगे, पास वाले कार्बन पर चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ होगा, देखो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे तो वहां पर तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है ऑक्सीजन के द्वारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड एज इट इज है। ठीक है, फिर अगर मैं बोलती हूँ कि वापस से अगर यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं तो ये तो सेम ही रहेगा। अब ऊपर वाले को हमें छेड़ना नहीं है, पर अब यहाँ पर देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो यहाँ आ जाए तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ आ जाएंगे, इस वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक बॉन्ड कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। फिर हम बोलते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ कि वापस से डीलोकेलाइजेशन होगा या चार्ज जाएगा, तो हमारे पास में देखो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ आ जाएंगे, इस वाले कार्बन पर आ जाएंगे। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये वाला पार्ट जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अभी तक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास में क्या है, यहाँ बॉन्ड बना हुआ ही है, यहाँ बॉन्ड हमारे पास में बना हुआ ही है। अगर ये वाला मॉलिक्यूल, अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ आ जाए, तो ये वाला चार्ज वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, है ना। इसके लोन पेयर सारे आ गए और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या हो गया, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स, इनको मैं ऐसे नाम देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है हमारे पास, ये फोर्थ है हमारे पास, और ये क्या है, फिफ्थ है। ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर देखो जो सेकंड है ना, थर्ड है और फोर्थ है, ये तो हमारे पास में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा जो हमारे पास में फर्स्ट है एंड फिफ्थ है, ये सेम है ना, सिमिलर है। कैसे है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, अनुनादीय संरचनाएं हैं, अनुनादीय संरचनाएं हैं। समझ में आती है बात, अनुनादीय संरचनाएं। ओके, अब यहाँ देखो एक चीज आपने यहाँ पर देखी होगी, ये जो हमारे 3 स्ट्रक्चर्स हैं 1, 2 और 3, इन पर देखो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर अब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन होगी, अपकमिंग ग्रुप जो भी आएगा, कौन सा अपकमिंग ग्रुप जो भी आएगा, वो हमेशा क्या होगा, अपकमिंग ग्रुप कहाँ पर अटैच्ड होगा, हमारे पास में अटैच्ड ऑन अपकमिंग ग्रुप अटैच्ड ऑन दीज पोजिशन, इसी पोजिशंस पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपकमिंग ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, अटैच्ड हो जाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आएगी क्या, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ये मैंने इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, मैं जो पेन टाइप से काम कर रही हूँ इसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रही हूँ। तो आपको अगर किसी भी वर्ड में या किसी भी ना उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे पास में हो गया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मेरे पास में, मैं वापस एक बैक पेज प्रीवियस पेज पे चलते हैं अपन, देखो कि मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे को क्या करते हैं, रिएक्टिविटी, बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और जब रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हम ऐसे बोलेंगे कि नाइट्रेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो नाइट्रेशन आसान हो जाता है। कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में कि इफ, है ना, इसी में सेकेंड पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स are attached on the benzene ring, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होते हैं तो दे डिक्रीजेस
they decreases the reactivity of of benzene ring towards towards नाइट्रेशन। ओके, तो ये क्या करते हैं, अगर इनके पास में किसी के भी पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, एग्जांपल देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल्स हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, देखो क्या क्या हो सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप हो सकता है खुद, अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर मेरे पास में CN ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मेरे पास में CHO ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो ये भी हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में COOH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनको क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका मतलब ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। मैं इसको दूसरे पेन से करके दिखाती हूँ आपको। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पास वाले, ये कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं तो देखो हमारे पास में क्या होता है, ऐसा हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है ना, इस तरीके की पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो जहां से उठते हैं वहां पर तो आ जाता है पॉजिटिव और जहां जाते हैं वहां हो जाता है नेगेटिव। तो ये यहाँ पर गए हैं इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्डेड हो गया। ये वाले बॉन्ड हमारा एज इट इज है, ये भी बॉन्ड हमारे पास में एज इट इज है। अब ये भी रेजोनेंस करेगा क्योंकि ये रेजोनेंस की कंडीशन है बेटा, ये अनुनाद की कंडीशन होती है कि एक हमारे पास में धनावेश हो या ऋणावेश हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो और फिर डबल बॉन्ड हो। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर इस तरीके की कंडीशंस आपको कहीं पर भी देखने को मिल रही है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड हो और फिर डबल बॉन्ड हो, ये वाली कंडीशंस अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिल रही है तो वहां रेजोनेंस जरूर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा हमारे पास में कि ना ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे। जब इन दोनों के कार्बन के बीच में आएंगे तो हमारे पास में देखो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गई थी इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इस वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ पर छेड़ा ही नहीं है और ऊपर COOH यहाँ पर एज इट इज प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि देखो अब अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, देखो वही कंडीशन आ गई, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना, ये वाली कंडीशन आ गई है हमारे पास में। तो ये वापस से पाई इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे इस दोनों कार्बन के बीच में। तो हमारे पास में एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। देखो बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड COOH यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो वापस से ऐसा हो सकता है कि अगर मैं क्या कर दूं, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वे वापस यहाँ आ जाएं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा एक और। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये आपको आने चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास में वापस का वापस वही मॉलिक्यूल बन गया। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं, ये जो हमारे पास में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव लेके आएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर ग्रुप अटैच नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, इस पोजीशन पर हो सकता है। ठीक है, इसे इस पोजीशन पर हो सकता है। ये वाली और ये वाली जो पोजीशन होती है सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर छोटी सा पॉइंट कि दीज ग्रुप्स, कौन से ग्रुप जो हम ये पढ़ रहे हैं, है ना, एनो ग्रुप, ये सारे चारों ग्रुप, दीज ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का क्या मतलब हुआ कि जो भी अपकमिंग ग्रुप आएगा मेटा डायरेक्टिंग, दैट इज, है ना, द अपकमिंग ग्रुप अटैच्ड ऑन मेटा पोजिशन। ओके, जो भी ग्रुप आएगा वो कहाँ अटैच्ड हो जाएगा, मेटा पोजिशन पर अटैच्ड होगा।
आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आती होंगी। अब हम थोड़ा सा रिएक्शन करके देख लेते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं। देखो रिएक्शन में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने बोला है कि मेरे पास में OH ग्रुप अटैच्ड है, ये OH ग्रुप अटैच्ड है मेरे पास में, इसकी मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा दी और ये रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी। किस पर हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर। अगर मैं रूम टेम्परेचर पर ही इसकी रिएक्शन कराऊं तो ये देखो हमारे पास में दो तरीके की प्रोडक्ट बना लेगा। एक तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजिशन पर NO2 जुड़ जाएगा और एक हमारे पास में क्या हो जाएगा, पैरा पोजिशन पर NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा मैंने अभी बताया था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक हमारे पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, इसे हम फिनॉल कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, और इसे हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके मेरे बच्चों, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर मान लीजिए मेरे पास में इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ मेरे पास में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। ओके, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास में जुड़ा है तो ये क्या होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, मैंने अभी लिखवाया था, है ना। तो इसके लिए हमें आप ये बोल सकते हो कि इसके लिए हमें फ्यूमिंग HNO3 की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस इसके साथ में मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं और आगे बढ़ा देती हूँ। उसके साथ साथ में मुझे इसे टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, कितना, 170 डिग्री के आसपास। ओके, अप्रोक्सीमेटली 170 डिग्री मुझे इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास में क्या होगा, इस तरीके की रिएक्शन होगी। पर ये जो रिएक्शन होगी, है ना, ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पर किस पर जुड़ेगा, नाइट्रो किस पर जुड़ेगा, मेटा पोजिशन पर जुड़ेगा। क्या बनेगा, मेटा पोजिशन पर ये हमारे पास में नाइट्रो जुड़ता है। सॉरी, एक बार इसको देखेंगे, इसको वापस से रिवर्ट करते हैं रिएक्शन को। ओके बेटा, एक बार देखते हैं, सीन करते हैं। जब भी हम रिएक्शन लेंगे, इसमें एक चीज आप और ऐड कीजिएगा, आपके जो है किताब में, इसमें एक नाइट्रो कंपाउंड पैरा पोजिशन पर अटैच्ड है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पर एक ग्रुप अटैच्ड है, तो अब जो अपकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ अटैच्ड हो जाएगा, इस पोजीशन पर अटैच्ड हो जाएगा। तो हमारे पास में बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको नाम देती हूँ 1, ये मेरे पास में 2, 3 और 4, 5 और ये हो गया 6। तो सेकंड नंबर पर और 4 नंबर पर हमारे पास में क्या है, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास में ग्रुप का नाम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को अटैच्ड कराना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में मुझे जो हमने रिएजेंट लिया है वो रिएजेंट भी हमें क्या लेना पड़ेगा, हार्ड रिएजेंट लेना होगा। तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है कि जो नेचर है, इसको हम प्रीवियसली देखते हैं थोड़ा सा, ये जो हमने टॉपिक लिया था, नेचर ऑफ कंपाउंड एट विच इज टू बी नाइट्रेटेड, कि हमारे को ये ध्यान रखना है कि कौन सा मैं रिएजेंट रिएक्टेंट लूं, है ना, कौन सी मोइटी लूं रिएक्टेंट की, जिसकी वजह से नाइट्रेशन को क्या किया जा सके, इजी किया जा सके। तो हमने यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखवाई हैं, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में जाते हैं, अपकमिंग ग्रुप अटैच्ड ऑन दी ऑर्थो पोजिशन, है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड पॉइंट आता है, जिसे हम बोलते हैं कि सेकंड इसका जो फैक्टर होता है, दैट इज नेचर ऑफ, बी जो फैक्टर होगा वो होगा हमारे पास में नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट, कि जो नाइट्रेटिंग एजेंट होगा उसका नेचर भी बहुत फर्क पड़ता है कि वो नाइट्रेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा। ओके, वो नाइट्रेशन करवाएगा या फिर नहीं करवाएगा। अगर मेरे पास में गुड नाइट्रेटिंग एजेंट है तो डेफिनेटली नाइट्रेशन रिएक्शन इजीली, है ना, हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ गुड एंड रिएक्टिव नाइट्रेटिंग agent is present, then reaction become easy। रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में, इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इजी। ठीक है, बिकम इजी।
तो रिएक्शन मेरी कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी अगर मेरे पास में गुड और रिएक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट होगा। सो अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर देखो ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ना एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसका मिक्सचर है ना, तो हम लिखेंगे मिक्सचर ऑफ these compounds has good नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गुड नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो क्या होता है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट जो होते हैं वो हमको एक्चुअल में क्या देते हैं, नाइट्रोनियम आयन देते हैं। देखो जब भी हम HNO3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओके, इसकी रिएक्शन जब भी हम H2SO4 से कराते हैं जो HSO4 से अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई, ये H2SO4 है, लिखने का तरीका है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकल जाता है, ये ग्रुप जो होता है ये रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से देखो क्या निकला मेरे पास में, एक तो हमारे पास में NO2 निकला जो पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, एक मेरे पास में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और एक मेरे पास में HSO4 माइनस आयन निकलता है, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप इसे हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, है ना। इसे एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। कैसी स्पीशी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। आप इसे और क्या बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। पॉजिटिव चार्ज आपको पता है तभी लगता है जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। तो ये हमारे पास में नाइट्रोनियम आयन देता है, ओके। ये जो नाइट्रोनियम आयन होता है यही क्या करता है, रिएक्शन करता है किससे, बेंजीन रिंग से रिएक्शन करता है, ओके। तो हमारे पास में जो गुड है ना, और भी नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं, है ना, जैसे एक तो हमने बोला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और ये होता है, उसके अलावा हमारे पास में नाइट्रोनियम क्लोरेट, है ना, ये भी हमारे पास में एक गुड नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। जैसे कि क्या बोलेंगे हम इसको, नाइट्रोनियम क्लोरेट, है ना, ये होता है हमारे पास में NO2 पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। ये भी हमारे पास में गुड नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, गुड नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, गुड नाइट्रेटिंग एजेंट हमें ये भी देखने को मिलता है। एक और हमारे पास में नाइट्रेटिंग एजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट, है ना, नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट, ये भी हमें देखने को मिलता है। और ये क्या होता है हमारे पास में, NO2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा BF4 नेगेटिव। ये भी गुड नाइट्रेटिंग एजेंट होता है ना, ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, गुड नाइट्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। एक और हम नाइट्रेटिंग एजेंट देखते हैं, नाइट्रोनियम फॉस्फेट, फ्लोरोफॉस्फेट, है ना, फ्लोरोफॉस्फेट, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो दिस इज NO2 पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव, है ना। ये मेरे पास में अलग अलग तरीके के नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं। ये सभी आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, ये सारे के सारे नाइट्रेटिंग एजेंट आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, दे प्रोवाइड NO2 पॉजिटिव आयन फॉर नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन के लिए NO2 आयंस को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं फॉर नाइट्रेशन, राइट। क्या कराएंगे, नाइट्रोनियम आयन प्रोवाइड कराएंगे फॉर नाइट्रेशन, ओके बच्चों। सो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आती होगी। तो नाइट्रेटिंग एजेंट का भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड, उसके बाद में जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास में, दैट इज रिएक्शन टेम्परेचर। क्या होता है हमारे पास में, थर्ड फैक्टर हमारे पास में क्या है, C फैक्टर हमारे पास में क्या है, रिएक्शन टेम्परेचर, ओके। अभी देखो रिएक्शन टेम्परेचर मतलब कि हमको ये देखना है कि क्या रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्या, यस।
यहाँ पर जो भी रिएक्शंस हम नाइट्रेशन रिएक्शंस प्रोवाइड कराते हैं या करते हैं, ये हमारे पास में कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होगी, देखो कि अगर मैं लोअर टेम्परेचर पर बात करूं, है ना, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होगी कि नाइट्रेशन रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कि टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कैसे डिपेंड करेगी, एट लोअर टेम्परेचर, जब भी हम लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे, मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब होता है एक ही नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा। एट लोअर टेम्परेचर मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब होता है कि एक ही नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि ये मैंने बेंजीन का नाइट्रेशन कराया, है ना, नाइट्रेटिंग एजेंट ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या क्या लूंगी नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में, मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये मैंने ले लिया। तो ये और 60 डिग्री पे, है ना, लोअर टेम्परेचर पर, अगर 60 डिग्री लोअर ही होता है हमारे पास में, तो लोअर टेम्परेचर पर जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो मेरे पास में बनेगा मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड या नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, हायर टेम्परेचर पर ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, हायर टेम्परेचर पर। मान लीजिए मैंने इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर मैं ले गई इसको, और नाइट्रेटिंग एजेंट ले लिया मैंने, तो ये डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड। ओके, सो ये मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। इसका नाम लिखिएगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। ओके, दिस इज कॉल्ड मेटा डाई, सॉरी इसका नाम आप लिख लीजिएगा, ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन हम इसको लिख सकते हैं। ओके, सो देखो लोअर टेम्परेचर पर मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड बन रहा है, और जो हाई टेम्परेचर हमने 100 डिग्री इसमें लिखा, तो ये क्या बन रहा है, डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें हम एक लाइन और लिख लेते हैं कि जितने भी हमारे पास में, यहाँ पर एक लाइन हम और ऐड करते हैं कि एट हाई टेम्परेचर डाई और ट्राई सब्सटीट्यूटेड compound is synthesized. ठीक है, synthesized या synthesized। ओके, तो हमारे पास में कैसे कंपाउंड बन जाएंगे, डाई और ट्राई। फॉर एग्जाम्पल एक और अपन मॉलिक्यूल लेके देखते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने ये लिया है बेंजोइक एसिड, ये क्या है मेरे पास में, बेंजोइक एसिड है। इसकी मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराती हूँ, और जो टेम्परेचर मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरे पास में मॉलिक्यूल तो बनेगा, नाइट्रेटिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, पहले मेरे पास में बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कौन सा बन जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और अगर इसी के टेम्परेचर को मैं 145 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, और यहाँ पर नाइट्रेटिंग एजेंट और भी ऐड कर दूं, जैसे HNO3 प्लस H2SO4, अगर इसको मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मेरे पास में ट्राई नाइट्रो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक हो जाएगा NO2 इधर, एक हमारे पास में NO2 इधर, और एक हमारे पास में NO2 इधर। इसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। ये सारी कैसी होती हैं हमारे पास में, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या रिएक्शन टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर फैक्टर है वो इसको अफेक्ट करता है। यस, अगर मैं लोअर टेम्परेचर पर करती हूँ तो मेरे पास में मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड बनते हैं। अगर मैं हायर टेम्परेचर पर करती हूँ तो मेरे पास में डाई और ट्राई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। इसको हमें नेक्स्ट पेज पे ही पढ़ते हैं।
स्टेरिक फैक्टर, जो लास्ट हम फैक्टर यहाँ पे पढ़ेंगे डी, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। अब पहले तो हम स्टेरिक को समझते हैं कि भाई स्टेरिक होता क्या है। स्टेरिक का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का साइज। अगर मॉलिक्यूल का साइज मेरे पास में बढ़ेगा या मेरे पास में मैं ऐसा कोई बेंजीन रिंग ले लूं जिसके ऊपर बहुत बिगर साइज का मॉलिक्यूल लगा हुआ है या कोई कार्बन सबस्ट्रेट लगा हुआ है, तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसकी बजाय कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखें, इसको मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इफ बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट on benzene ring, then प्रोडक्ट इज चेंज्ड। क्या होगा हमारे पास में, प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। एक तो मेरे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट का जो यील्ड होगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, देन आप इसको क्या लिख सकते हो, द यील्ड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, देन द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस। तो प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो मेरे पास में है टोलुइन। ठीक है, अब क्योंकि CH3 ग्रुप यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराती हूँ, है ना, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया प्लस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, है ना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड कराई है, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास में एक नाइट्रो ग्रुप बनेगा। तो या तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ अटैच्ड होगा, ऑर्थो पोजिशन पर अटैच्ड हो जाएगा, या फिर मेरे पास में नाइट्रो ग्रुप कहाँ अटैच्ड हो जाएगा, पैरा पोजिशन पर अटैच्ड हो जाएगा। दो ही तरीके के कंपाउंड हमारे को देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक तो ऑर्थो और एक हमारे को देखने को मिलेगा पैरा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। ओके बच्चों, अब हम यहाँ देखो, इसी के अगेंस्ट अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, वैसे पैरा प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनता है, तो ये जो इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा ही ज्यादा होगी, है ना, इसके कंपैरिजन में। पर यहाँ पर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये 48% बनता है तो ये हमारे पास में कितना बन जाएगा, आप लगा लो कितना बन जाएगा, ये 48 बना है तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, अप्रोक्सीमेटली 52% फॉर्मेशन होता है ना। तो इनका जो यील्ड होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर ज्यादा हमेशा पैरा बनता है, हमेशा क्या बनता है, ज्यादा पैरा फॉर्मेशन होता है। बट अगर यहाँ पर मैं बेंजीन के ऊपर कोई सबस्ट्रेट लगाऊं और वो सबस्ट्रेट मैं बल्कि कर दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगाया है, देखो CH3 और ये भी मैंने लगा दिया CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो सिंगल कार्बन था, यहाँ पर हमने कितने कर दिया, 4 कार्बन लगा दिया, और 4 कार्बन भी क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। तो अब अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराती हूँ सेम कंडीशंस मैं यहाँ पर रखूंगी, कॉन्सेंट्रेटेड मैं HNO3 लूंगी, है ना, प्लस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड में क्या ले लूंगी, H2SO4 ले लूंगी बेटा, है ना, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड ही मैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर रखूंगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है CH3, ये भी CH3 और ये हमारे पास में CH3, यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो यही बनेगा नाइट्रो, है ना। तो ये जो होता है इसकी यील्ड हो जाती है 25%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, ये दोनों बल्कियर ग्रुप हैं, NO2 भी एक बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराते रहेंगे, है ना। तो इसकी यील्ड क्या हो जाएगी, कम। जबकि अगर मैं इसी की अगर मैं पैरा प्रोडक्ट बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरे पास में CH3, ये भी CH3 और ये हमारे पास में हो गया CH3। तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप जुड़ेगा, अब यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, आसपास होंगे तो इंटरेक्शन होगा, आसपास है ही नहीं तो हमारे पास में इंटरेक्शन क्या होगा, तो इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इसकी यील्ड जो होती है वो कितनी हो जाती है मेरे पास में, 75% हमें यील्ड देखने को मिलती है। यील्ड का मतलब समझते हैं आप, यील्ड का मतलब होता है कि कितना कंपाउंड बना है। ओके, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, यहाँ तक आपको कोई इश्यूज है, यहाँ तक समझ में आया हमें?
कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो ये हमने यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये बात करी कि जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करेंगे। तो 4 फैक्टर हमने यहाँ पर पढ़े हैं, आप उन्हें पढ़िएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एग्जैक्टली हम नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो कैसे की जाती है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन करने के लिए देखो हमारे पास में क्या है। अगर मुझे रिएक्टेंट, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, मैं इसको स्टार्टिंग से नाइट्रेशन रिएक्शन। अब एक्चुअल नाइट्रेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन है उसमें हम क्या क्या उसके अंदर तरीके होते हैं, क्या क्या नाइट्रेटिंग एजेंट हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर नाइट्रेटिंग एजेंट मैं कराऊंगी नाइट्रेशन रिएक्शन, तो मुझे सबसे पहले रिएक्टेंट चाहिए। रिएक्टेंट मुझे क्या चाहिए, अभिकारक मुझे क्या चाहिए, बेंजीन रिंग, क्योंकि मुझे एरोमेटिक सबस्ट्रेट चाहिए ना, एरोमेटिक सबस्ट्रेट, तो मैं वो ले लूंगी। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या चाहिए बताओ। अब रिएक्टेंट मुझे क्या चाहिए होगा, सॉरी, अब रिएजेंट मुझे क्या चाहिए होगा, ये बताएं, आप बताएं रिएजेंट हमें क्या चाहिए। रिएजेंट मुझे नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, नाइट्रेटिंग एजेंट। तो इसके लिए मैं गुड नाइट्रेटिंग एजेंट को ले लेती हूँ, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रेटिंग एजेंट ले लेती हूँ ये दोनों, फिर अब मेरे को रिएक्शन करानी है। तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके पास में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन होगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है नाइट्रेटिंग एजेंट, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा या नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आएगी। प्लस यहाँ से ऐसा होता है कि H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पास में एक जनरल रिएक्शन है जो नाइट्रेटिंग रिएक्शन होगी उसका। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताती हूँ, एक चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको आनी चाहिए मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है, इन फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या होता है, रिएजेंट्स रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएजेंट्स रिएक्ट करते हैं। तो रिएजेंट्स रिएक्ट with each other। सबसे पहले क्या करते हैं, रिएजेंट रिएक्ट करते हैं। रिएजेंट हमने क्या क्या लिए हैं बताओ। एक तो हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो देखो HNO3 को मैं ऐसे लिखती हूँ, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ HO और NO2, ये मैंने ऐसे लिखा। फिर मैंने यहाँ पर H2SO4 लिया, तो मैंने लिया HSO4। मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे बेटा। जब भी मैं यहाँ से ब्रेक करूंगी, देखो ये वाला बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास में, इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। अभी हमने बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अगर यह बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो देखो यहाँ से क्या होगा कि ये जो मेरे पास में सबस्ट्रेट है, जैसे OH और यह वाला H है ना, ये दोनों यहाँ से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे इन फॉर्म ऑफ H2। ये मेरे पास में सबस्ट्रेट बाहर जाएगा HSO4 माइनस के रूप में, और एक हमारे पास में ये वाला जो सबस्ट्रेट होगा वो बाहर निकल जाएगा, जिसे हम बोलेंगे NO2 पॉजिटिव। ये जो NO2 पॉजिटिव है, दिस इज कॉल्ड NO2 पॉजिटिव। ये हमारे पास में क्या है, नाइट्रोनियम आयन है। क्या है, नाइट्रोनियम आयन, जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उसके नाम के आगे EM लगा देते हैं। नाइट्रोनियम आयन कैसा दिखता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है ना। और इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास में क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पॉजिटिव चार्ज उसी पर आता है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन बना है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास में क्या होगा, इन सेकेंड स्टेप हमारे पास में ये बेंजीन रिंग है। ओके, ये हमारे पास में क्या है,
बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पर देखो हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो यहाँ से देखो क्या होगा कि बेंजीन रिंग से ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ आएंगे, इस पर्टिकुलर कार्बन पर आ जाएंगे। जैसे ही पर्टिकुलर कार्बन पर आएंगे तो ये जो NO2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। वो इस पर अटैक करेगा तो मेरे पास में क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये जुड़ जाएंगे तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मोइटी। देखो एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हमारे पास में क्या है, NO2 जुड़ गया है। और यहाँ मेरे पास में क्योंकि देखो यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन पिक करके यहाँ गए थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आएगी। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा बेटा, रेजोनेंस करेगा। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन जाएंगे। अगर मैं देखूं तो देखो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी हमारे पास में क्या बना, सबस्ट्रेट। हमारे पास में सबस्ट्रेट बना ये वाला। इसी सबस्ट्रेट से स्टार्ट करेंगे आप लोग आगे कंटिन्यू। मेरे पास वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने दूसरा लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास में एक हाइड्रोजन है और एक मेरे पास में NO2 अटैच्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ जाएंगे तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो अब मेरे पास में ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गए तो यहाँ बॉन्ड हो गया। यहाँ बॉन्ड को हमने छेड़ा नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इधर। यहाँ पर अभी भी क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक NO2 ग्रुप अटैच्ड है। फिर देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर वापस से ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन उठ के हैं वो यहाँ कार्बन के बीच में आ जाएं तो मेरे पास में अब देखो क्या होगा कि मेरे पास में फिर से स्पीशीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों अभी भी मेरे पास में ऐसे ही हैं, H और NO2, राइट। अब यहाँ देखो, अब रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखो मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि बेंजीन रिंग अगर अपने अंदर वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन को काम में लेने के लिए देगा, रिएक्शन करने के लिए एक बार देगा, तो वो उसे वापस भी लेगा। अब मुझे समझ में आएगी। तो वो इसे क्या करेगा, वापस भी लेगा। तो अब क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में दे देगा। और यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा बेंजीन का अंदर का देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारे पास में यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या बाहर निकला, H+ आयन बाहर निकल गया। ओके, जो लास्ट स्टेप होता है जिसे हम थर्ड स्टेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारे पास में देखो दो चीजें बनी है। एक तो H+ आयन बना है जो लास्ट स्टेप में निकला है, और एक HSO4- आयन हमारे पास में फर्स्ट स्टेप में था। दोनों अटैच्ड हो जाएंगे, वापस से क्या बना लेंगे, H2SO4। और हमारे पास में क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, है ना। अब मैं वापस से उसमें नाइट्रेटिंग एजेंट ऐड कर दूं। मान लीजिए जब दूसरे स्टेप में मैंने एक बार तो मैंने नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन कर लिया, अब मैं दोबारा से इसमें नाइट्रोबेंजीन अगर फॉर्मेशन करना चाहूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H2SO4 तो मेरे पास ऑलरेडी है रिएक्शन मिक्सचर में, मुझे HNO3 उसमें ऐड करना है, वापस से नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा, फिर बेंजीन ऐड करना है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आएगी बात। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ये हमारे पास में क्या है बच्चा, एक तरीके से मैकेनिज्म है। इसको ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म को। देखिए मैं वापस से दिखा देती हूँ प्रीवियस में। सो यहाँ से हमने मैकेनिज्म स्टार्ट करी। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में रिएजेंट अटैक करते हैं, एंड देन हमारे पास में क्या होता है, सेकेंड स्टेप के अंदर नाइट्रोनियम आयन जो बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो बनता है वो अटैक करता है। और उसके बाद में हमारे पास में क्या बनता है, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास में क्या बन जाता है, थर्ड पार्ट में हमारे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और उसके बाद में H+ आयन जो होता है वो अपना मॉलिक्यूल देता है। ये जो H है ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिंग में दे देता है, और रिंग का जो सेक्सटेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और हमारे पास में लास्ट स्टेप में जो H+ आयन और फर्स्ट स्टेप में जो HSO4- आयन बनते हैं वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में आज तक का पॉइंट है। तो हमने नाइट्रेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे।